नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्योंकि हाल फिलहाल देखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी ने उन सभी प्रश्नों को फिर से किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट जरूर किया है जिसको उसने पहले पूछ लिया है। तो इसीलिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी नहर है? शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि 2011 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनगणना क्योंकि 2011 के बाद से 10 साल बाद 2021 में होगी, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई थी? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि साक्षरता दर के मामले में कितनी हुई है। ठीक है, दशकीय वृद्धि के नाम से भी ये पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसका जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में अगर पूछे तो 11.4 लगाइएगा, लेकिन अगर इंडिया के भी पूछ सकता है तो अगर इंडिया का पूछे तो इंडिया के में कितना लगाएंगे? इंडिया में लगाएंगे 8.15%। ठीक है, 8.15% जो है इंडिया की 10 की वृद्धि हुई है साक्षरता दर के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम बताना है हमको। तो बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनका सही क्रम अगर जाने तो पानीपत का प्रथम युद्ध सही है, ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का हुआ था 1528 में, और आखिरी में वो घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में। घाघरा का आखिरी में लड़ते हैं, और इसका एक ट्रिक है कि मतलब ट्रिक क्या है ध्यान में रख लीजिए कि सब लोग थक हार के अपने घर ही पहुंचते हैं आखिरी में, तो वो भी सबसे लास्ट में जो युद्ध लड़ता है वो घर वाला युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है, घर से घाघरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया था वो कब बनाया गया था? देखिए यहाँ पे 2 ईयर लिखे हैं, दोनों ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एक तो 1916 और 1917, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को। लेकिन जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में ही ये 32वां अधिवेशन था। एक तो ये क्वेश्चन है कि जो कलकत्ता मतलब कि 1917 का अधिवेशन है जिसमें एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जो पहली भारतीय महिला थी उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे लिखा है पहली महिला, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा कि पहली महिला, पहली भारतीय महिला नहीं लिखा है, पहली महिला लिखा है। तो पहली महिला जो थी वो कौन थी? पहली महिला थी एनी बेसेंट, और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 का जो 32वां एडिशन था, ठीक है, 32वां संस्करण था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने।
ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी। 32वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1917 में हुआ था। यही पहली अध्यक्ष थी महिला। और पहली भारतीय महिला अगर पूछ ले तो पहली भारतीय महिला जो है वो है कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू है और पहली महिला अध्यक्ष जो है वो है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सभी लोग काफ़ी बार इसको जानते होंगे कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। और खान बहादुर खान, इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था 1946 में। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन बेसिकली आया किस लिए था? तो जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था हमारे यहाँ, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा ही इसको मंजूरी मिली थी कि भारत में एक संविधान होना चाहिए और जिसकी स्टार्टिंग मतलब कि जिसका रूपरेखा संविधान सभा तैयार करेगी। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? विकिपीडिया में 6 दिसंबर लिखा है और ये स्थापना है। ठीक है, स्थापना, संविधान सभा की स्थापना है और पहली बैठक अगर पूछे, फर्स्ट सिटिंग अगर पूछ ले तो 9 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। किसका? स्थायी बंदोबस्त। और कब किया गया था? 1793 में किया गया था। कब? 1793 में किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था प्रथम राजभाषा का गठन। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसमें यहाँ एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रथम भाषाई आधार पर जब राज्यों का विभाजन हुआ था, ठीक है, राज्यों का विभाजन जो हुआ था सबसे पहले भाषा के आधार पर ही हुआ था। और भाषा के आधार पर सबसे पहले विभाजन किसका हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया है। किसका? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी है? तो 21 से 18 वर्ष कर दी है। किस संविधान संशोधन में ये बताया गया है? तो ये बताया गया है 1989 या 1988। यहाँ पे दोनों वर्ष कहीं कहीं लिखे मिल जाते हैं आपको, तो ध्यान रख लीजिएगा कि 1988 लिखा रहा है या 1989 लिखा रहा है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब दोनों में से एक ही लिखा रहेगा, दोनों नहीं लिखा रहेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि मतदान की उम्र कम करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री के प्रति तो नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा में ही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि भारतीय संसद का गठन होता है। तो भारतीय संसद का गठन कैसे होता है? मतलब इसमें कितने अंग होते हैं? संसद कैसे बनती है? तो संसद बनने के लिए कितने अंग जरूरी होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं संसद में। एक होता है सबसे पहला होता है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद क्या होता है? पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा भी होता है। ठीक है, राज्यसभा। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है लोकसभा। इन तीनों से मिलके ही
संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता अगर आप 10 वर्ष तक हैं, 10 वर्ष तक आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक आपको उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक कौन सा है ये इसमें पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक है वो कौन सा है, SBI है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो SBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है या प्रेसिडेंट जिसको चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, दिनेश कुमार खारा हैं इसके चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना किसकी राजधानी है, वेनेजुला की, ऑस्ट्रिया की, सॉरी, वियना किसकी राजधानी है, ये एक ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सी संस्था है, तो जो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसको विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं IDA का, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, इतने समय NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इतने समय पे जो वर्तमान समय में लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा है, तो वो है 13वीं लोकसभा, 13वें नंबर की लोकसभा है। अच्छा, आप लोग के लिए 19 नंबर का क्वेश्चन ये है कि जो पुस्तक है, बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो संजय बारू जी हैं। कौन है, संजय बारू जी हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा किस में देखा गया था, गेहूं में। गेहूं में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। चावल लिखा है, तो चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हाँ, ठीक है। और जो बाजरा लिखा है, इससे करंट का क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, UNO ने 2023 के लिए बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया है। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है UNO द्वारा। ठीक है, बाजरा वर्ष। नेक्स्ट, आज का आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको बताइए कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है, धान, जौ, चना या मसूर, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी की फसल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।